चलो स्टार्ट करते हैं अब। ओके, कल अपन फर्स्ट चैप्टर पे थे, आज कुछ क्वेश्चंस में दिखाऊंगी स्कैनर के। स्कैनर आप सबको पता है, जहां पर सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, तब पिछले 5-10 साल के मान के चलो। ये अभी जैसे कुछ टाइम पहले SBEC था, ये अब SBIL हुआ है। SBEC भी वही था, बिजनेस एंटिटी सेटअप करना, पर मेजरली वहां पर पोर्शन जो था वाइंडिंग अप का थोड़ा सा था, अलग से पोर्शन आखिरी में, और यहाँ पर उन्होंने वाइंडिंग अप का हटाकर लेबर लॉस डाल दिए। ये डिफरेंस है दोनों में। पर SBEC के भी क्वेश्चंस आपको स्कैनर में मिलेंगे बहुत सारे। एक बार मैं आपको ये स्कैनर दूंगी, आज एक बार इसको गो थ्रू करना कि एक्चुअली में क्वेश्चंस कैसे बैठते हैं, पता तो चले कि देखो अपना मेन पर्पस है कॉपी पेन हाथ में रखना, सिर्फ सुनते सुनते मत रहना, अपनी नोट्स बनाना, अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाना, और दूसरी बात क्वेश्चंस देखना। एट द एंड आपको थ्योरी लिखनी है, ये वाला MCQ वाला पेपर नहीं है, ठीक है। तो अगर लिखते नहीं बनी, खास कर मेरी एक टिप मान लो, कुछ भी मान लो, JIGL सब्जेक्ट है वो बहुत टफ लगता है, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ हो, JIGL हो, बिना लिखे मत करना। ऐसा मत सोचना क्लास में बस हम कान खोल के सुन रहे हैं, घर पे जाके पढ़ लेंगे या फिर हमको समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपका कोर्स समंदर जितना है, एक कंसेप्ट ऐसा है कि कल जो पढ़ा होगा ना वो कल याद नहीं रहेगा, ठीक है? तो बस लिखना खुद से, जिसने एक भी बार पेन डाउन कर लिया ना उसको आ जाएगा। परनीत एक छोड़ के, सच में। चलो आज बैठ जाओ, अभी शुरू शुरू में बैठो फिर अलग करती हूँ, वरना आज से ही बोलेंगे शुरू से ही चालू हो गई है ना। नहीं जरूरी है, मतलब यहाँ पर आप सीरियस हो जाओ, बाद में अपन तुम बोलोगे तो अपन बाहर चलेंगे, चाय पीने, मस्ती करेंगे, जो बोलोगे सब चलेगा, पर यहाँ पर एकदम सीरियस। अच्छा, स्कैनर एक बार देख लेना, मैं ये पास कर दूंगी ताकि आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आपने कभी क्वेश्चन पेपर देखा है अपना, कैसा बनता है क्वेश्चन पेपर? आप बोलोगे मैम अभी से क्वेश्चन पेपर, पर जरूरी है। क्वेश्चन पेपर कैसे बनते हैं, कितने मार्क्स के बनते हैं, किसी ने भी आज तक देखा है? 5-5 मार्क्स और 3-3 मार्क्स, बस इन 2 मार्क्स में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ना इससे बड़े मार्क्स में आएंगे और ना 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज मैं 1-2 क्वेश्चंस भी दूंगी, अपन क्लास में करेंगे, डर है बस, उसको आपको ऐसा मान के चलना है 5-5 मार्क्स के, चलेगा। कल वाला कंटिन्यू करते हैं अब। चैप्टर फर्स्ट पे थे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सारे अरेंजमेंट करना, ठीक है, किन के बीच? मैन, मटेरियल, मशीनरी के बीच, ताकि हम अपना बिजनेस कैरी कर सके, इजी, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर हमने पढ़ा था, इसके क्या फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, सिंगल ओनर रहता है, और था मैं ऐसा कर दूं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सारा उसकी पॉकेट में, ठीक है, और नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, वेरी नाइस, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइसेंस, अपना वो गुमास्ता अपन ने देखा था। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं है, लेकिन आपको जो अप्रोप्रिएट लाइसेंस है, अगर आप फूड का काम कर रहे हो, क्लोथिंग का काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट रहता है वो आपको चाहिए। ये सारे फीचर्स लिखेंगे तब जाके अपन सोल प्रोप्राइटर के बारे में 5 मार्क में लिख पाएंगे, ठीक है। चलो फीचर्स भी क्लियर है। पार्टनरशिप पढ़ेंगे, HUF के बारे में क्या पढ़ा था? कर्ता और कर्ता को पार्टनर्स रहते। अच्छा, कर्ता फीमेल हो सकती है। डिसीजन आया, किसका डिसीजन था? दिल्ली, इसका हाई कोर्ट का डिसीजन था, ठीक है। मतलब छोटी छोटी चीजें भी आपका क्वेश्चन ना दूसरों के कंपैरिजन में और अच्छा बना देगा, शुरू से बेस आपको आगे हेल्प करेगा। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट का क्या डिसीजन था कि फीमेल भी अब क्या हो सकती है, कर्ता हो सकती है। अच्छा, अपन एक और एस्पेक्ट देखा था अपन ने, एक कंपनी जब बनती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और तो मेल मेंबर होना जरूरी है, और
बाय बर्थ से ही मेंबर होते हैं, ठीक है। बाय बर्थ टेकिंग मतलब एग्रीमेंट की जरूरत, आपको यही वर्ड्स थोड़े से यूज करने हैं ताकि क्या लगे एग्रीमेंट यूज किया बाय बर्थ में, तो आपका लगेगा कि नहीं यार आपको लॉ आता है, लॉ लिखते भी आता है। ये सारी लॉज की टर्म आपने पढ़ी होगी ना पिछली बार कंपनीज लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सब में। उसी को उठाकर आप अपन को क्वेश्चंस में फ्रेम करने की जरूरत है और कुछ नहीं, क्या। चलो अच्छा, कर्ता का खुद का क्या होता है, पेन पेन। एक चीज समझो बेसिक, जब भी अपन एक कंपनी बनाते हैं, सबको पता है कंपनी फॉर्म करते हैं एमसीए पोर्टल पर, आरओसी के पास। आरओसी क्या है, एमसीए क्या है, सबने आज तक मतलब ऐसा है पोर्टल देखा हो एमसीए का, दिखाया था, देखा है। जिन्होंने नहीं देखा तो अपना काम ही अब उस पर पड़ेगा। ये तो बहुत बार एमसी पर जाएंगे, मेरी आईडी लॉगिन करेंगे और वहां पर फॉर्म्स ओपन करके देखेंगे, है मतलब सबकी आईडी नहीं बन सकती वहां पर, या तो जो सीएस के अंडर वर्क करता है या तो जो सीएस रहता है, ठीक है, उसी की मेंबरशिप जिसके पास या कुछ रहती है उसी की आईडी बनती है, ठीक है। वहां पर हम देखेंगे कंपनीज के अलग अलग तरीके के फॉर्म्स जाते हैं, स्पाइस प्लस पार्ट ए, स्पाइस प्लस पार्ट बी, ऐसे, और फिर एक कंपनी फॉर्म होती है। अच्छा, कंपनी जब फॉर्म होती है एकदम इनिशियली, तो कैसे पता चलता है कंपनी फॉर्म हो गई, उसका कुछ डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट कुछ आता होगा, सीयूआई बोलते हैं हम, सर्टिफिकेट ऑफ। अच्छा, आज तक बस ये सुना है सीयूआई होता है, होता कैसा है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। चलो किसी कंपनी का मैंने ओपन किया है सर्टिफिकेट ऑफ, यस, प्रैक्टिकली आप देखो इसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किसने किया है, इसको थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसने इशू किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, एमसीए अपना, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं एक बार अच्छे से देखो। Pursuant to subsection 2 of section 7 of Companies Act, अपन को sections भी पढ़ने हैं। सेक्शन 2 जो अपना डेफिनेशन का होता है, आज तक सुना होगा। 3 फॉर्मेशन का होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का। 4, 5, 6, 7 एमओए सुना आज तक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, इनको अल्टर करना, इनके बियॉन्ड कुछ काम नहीं करना, मतलब आज तक सुने होंगे इनके अंदर क्लॉजेस होते हैं, नहीं भी तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एक बेसिक जनरल आइडिया आई एम गिविंग, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। फिर 7th में होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, तो 7 सेक्शन के अंदर आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। विथ रूल्स पढ़ते हम, आगे देखेंगे रूल्स भी क्या होता है, कंपनी के रूल्स भी बने इनकॉर्पोरेशन के, ठीक है। जैसे एक्ट है कंपनीज एक्ट 2000, वैसे ही कंपनीज के क्या है रूल्स, इनकॉर्पोरेशन रूल्स, ये दोनों को साथ में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। दोनों के अंदर ही बहुत सारे प्रोविजंस देख रखे हैं किसके, कंपनीज एक्ट के, है कि कैसे कंपनी बननी चाहिए, व्हाट आर द प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से फॉर्म्स, कितनी बोर्ड मीटिंग्स रखनी चाहिए, सुना आज तक बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, एजीएम होती है, जनरल मीटिंग होती है, कितने मेंबर्स होने चाहिए, सारे प्रोविजंस देके रखे। स्पेसिफिकली अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स देखे तो उसमें किससे रिलेटेड रूल्स होंगे, ओनली इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, अदरवाइज कंपनीज एक्ट अपना क्या है, सारे प्रोविजंस को कवर करता है, क्लियर है। इसके अंदर देखो, आई हैव बाय सर्टिफाइड दैट, कंपनी का नाम है ड्यू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस 5th day of March 2018, पूरा ऐसे लिखा था, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, एंड दैट द कंपनीज लिमिटेड बाय, कभी सुना आज तक, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी,
बस। तो इसमें पूरा कंपनी के बारे में रहता है कि किस टाइप की ये कंपनी है। इसके अलावा क्या लिखा है, जो हमने कल मैंने बताया था, सिन होता है कंपनी का। यस, ऑनलाइन भी बच्चे थोड़े बोलो। यस, गुड मॉर्निंग। यस, ओके अंजलि, चलो बताओ क्या होता है कंपनी का। सिन, सिन स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल सकते हैं, आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं। अच्छा, सिन दिख रहा है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। ये होता है कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो सारी कंपनी का एक यूनिक नंबर, इससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपनी कैसी है, लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे यहाँ पर लिखा है पीएलसी, ऐसे कंपनी से अपना पेन सुना है, पेन देखा, पेन में भी चीजें होती है, 10 डिजिट्स का होता है। वैसे कंपनी के सिन से ही कंपनी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यूनिक नंबर कंपनी का। ठीक है, तो हर कंपनी का सिन होता है, हर कंपनी का, क्योंकि जब भी वो इनकॉर्पोरेट होती है आरओसी उसको क्या देता है, सिन नंबर। सिन के अलावा एक कंपनी का क्या आया है, पेन, पेन नंबर की यूज करते ताकि कंपनी इंडिविजुअलिटी रहती है, पर्सन मानते लॉ की नजर में, सारे ट्रांजेक्शन होंगे, टैक्सेबिलिटी आएगी, सब कुछ होगा, इसलिए कंपनी के नाम का क्या होता है, पैन नंबर। उसके जो मेंबर्स है उनका अलग होता है, कंपनी का अलग। पेन के साथ साथ एक और चीज क्या आती है, 10 टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर ऑफ कंपनी इज। मतलब जब भी हम इनकॉर्पोरेशन करेंगे तब कितनी चीजें आएगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, 3 चीज, सिन, पेन, 10। इसके अलावा जीएसटी रहता है, जीएसटी आयन सुना है, जीएसटी आयन, जीएसटी सुना है। तो जब अपन जीएसटी भरते हैं तो कोई कंपनी जो जीएसटी भरती है उसके पास एक नंबर होना चाहिए जहां से वो पैसा कट करेगी, गवर्नमेंट को देगी जमा। ऐसे जीएसटी रहता है, प्रोविडेंट फंड रहता है, इंश्योरेंस रहता है, ये सारी अपन इन डिटेल पढ़ेंगे। पर एक पता होना चाहिए कि आज तक बस सुना है कंपनी बनती है, कंपनी बनती है। अरे बनती है तो कैसे पता लगेगा कि कंपनी का क्या सिन है, क्या 10 है, क्या पेन है, क्लियर है। वैसे ही जैसे कंपनी बनती है तो ये तीनों चीजें होती है, ये आप ऑनलाइन भी सर्च करके तो भी मिलेगा। आप लिख रहे हो या मैं रुकूं, पक्का मैं लिख लेती, नहीं मतलब ये ऑनलाइन भी देख सकते हो, अदरवाइज नोट्स याद करने के पर्पज है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख सकते, आगे काम आएगा आपको। अच्छा, ये सब क्यों समझा अपन ने, चलो एक मिनट। हाँ, यस, जैसे कंपनी का क्या होता है, सिन, पेन, 10, वैसे एचयूएफ का भी खुद का क्या होता है, क्लियर। अब याद रहेगा, मतलब आगे आएगा तो फिर से बताने की जरूरत अब नहीं है। चल, फीचर्स ऑफ एचयूएफ तो अभी हमने कर लिया, तो मेल मेंबर को उपासना सब। अच्छा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और कोई अग्रीमेंट की जरूरत नहीं। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, सारे लोग मिलकर काम करते और म्यूचुअल गोल रहता है, किस पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, बेनिफिशियल मेंबर, और उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या काम करते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, रिलीजियस पर्पस, ये सारी तरीके की एक्टिविटी कोऑपरेटिव सोसाइटी करते हैं। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, किस तरीके का काम है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, वेदर ओपीसी है, सेक्शन 8 है, कंपनी है, एलएलपी है। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, छोटा स्केल है तो सोल प्रोप्राइटरशिप सही है, ओपीसी सही है। ठीक है, मिड साइज भी है तो पार्टनरशिप सुटेबल है, एलएलपी सुटेबल है, अगर लार्ज साइज है तो कंपनी। मतलब ये आगे बढ़ जाऊं, ये थोड़ा पढ़ चुके हैं, एमएसएमई का मैं आखिरी में बता दूंगी,
यस। कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितनी ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर ऐसी टाइप की इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल की इंडस्ट्री है, तो क्या सुटेबल रहेगी? कंपनी, कंपनी फर्म सुटेबल रहेगी। स्मॉल कैपिटल लगानी है, थोड़ा सा पैसा है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लो, दुकान डाल लो। मैनेजरियल एबिलिटी, क्या डे टू डे अफेयर्स आप खुद से मैनेज कर सकते हो, सारी फील्ड में एक्सपर्टाइज बन सकते हो, तो क्या सुटेबल रहेगी। साथ साथ में ओपीसी भी बोल सकता है ना। मतलब ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, अपन अपने मन से सोच सकते हैं। जब अपन आंसर फ्रेम करेंगे, ऐसा आंसर आया कि आप बताओ कि कैपिटल रिक्वायरमेंट मैनेजरियल एबिलिटी कम है, तो आप उसको पहला प्रायोरिटी पर क्या बताओगे, सोल प्रोप्राइटर कर ले भाई, फिर आप एक दो और ऑप्शंस दे देते हो ऐसा। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, पूरा कंट्रोल, पूरी डिग्री ऑफ मैनेजमेंट खुद का चाहिए। शेयर हो जाता है, मतलब ये 3-4 फॉर्म तो एटलीस्ट आपको बताने पड़ेंगे, सिर्फ ये नहीं बता सकते आपकी सिर्फ सोल इतना है। और मैनेजमेंट, वेरी नाइस। और मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स मिलकर करते हैं, ये थोड़ा सा होता है लॉ। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, पूरा रिस्क खुद का। यस, लेकिन अगर लाइबिलिटी कंपनी के केस में बोलूं तो देखा जाए तो डिपेंड करती है किस टाइप की कंपनी का फॉर्म है, कौन सी टेबल चूज की उसने, ठीक है। क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, कितने एक्सटेंट तक उसकी लाइबिलिटी रहती है, जितना उसने बाहर से क्या लिया है पैसा, उतने एक्सटेंट तक वो लाइबल रहेगी। यस। इस ऑनलाइन अंजलि, विवेक, शिवानी, पलक, नंदिनी, मिहिर, बोलो बोलो, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो, बीच बीच में बोलते रहो, थोड़ा सा एक्टिव रहो। चलो, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस मतलब कब तक टिकेगा। परपेचुअल सक्सेशन किस में होता है, कंपनी के केस में। सोल प्रोप्राइटर में वो अगर खत्म, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी टू एक्ट हो गया, तो सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, जब दो लोग साथ में मिलकर है, ठीक है, तब क्या होता होगा। यस, मतलब एक पार्टनर गया, दूसरा पार्टनर गया, पार्टनरशिप खत्म ना। ओपीसी के केस में क्या होता होगा, ओपीसी खत्म हो सकता है, कंपनी जो ओपीसी बनाई अपन ने 1% कंपनी, तो उसका नॉमिनी, मतलब कंपनी टिकती है कब तक, नॉमिनी मेंबर बना तो वो अगला नॉमिनी है वो कर देगा अपॉइंट, नॉमिनेट है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, संभालना काम को, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यस फ्लेक्सिबिलिटी टू, यस फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब क्या आप आसानी से कर सकते हो। यस, चेंजेस इम्प्लीमेंट, वो समोसे वाली दुकान, कंपनी में थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर रहता है, रिजिड मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, इजीली आप चेंजेस नहीं कर सकते। डिविजन ऑफ प्रॉफिट, खुद का खुद, अगर वो रिस्क खुद का पूरा, तो प्रॉफिट भी खुद की पॉकेट में जाएगा। वेदर अगर पार्टनरशिप देखते तो म्यूचुअल, जो उन्होंने डिसाइड किया वो रेशो या तो इक्वल, तो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं अपन। कंपनी के केसेस में किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रूल्स। अच्छा, ये अभी अपन ने ऊपर देखा, सोल प्रोप्राइटर में क्या कंप्लायंस ज्यादा होता है, लेकिन अप्रोप्रिएट लाइसेंस चाहिए, मतलब इसमें देखे तो कंप्लायंस गवर्नमेंट रेगुलेशंस कम लगते हैं। जो मैंने बोला था ना गुमास्ता लगता है सोल प्रोप्राइटर में, तो वो इस एक्ट के अंदर है, शॉप एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट, ये आपको बार बार आएगा, शॉप एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट। मतलब इसके अंदर जो अप्रोप्रिएट लाइसेंस, जैसे फूड के लिए एफएसएसआई, ऐसे जितने भी लाइसेंस अलग अलग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है वो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। गुमास्ता क्यों लेते हैं, ताकि आपका वैलिड प्रूफ हो कि हाँ भाई आप दुकान खोल रहे हो, आपने रेंट से ये लिया है, ऐसा। तो बस ये इस एक्ट के अंदर आता है, सिंपल इजी। वैसे ही अगर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप चालू करना इजी है,
दो लोग आपस में मिल गए, क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप अग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड। अच्छा, ये ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप अपन ने सुना आज तक, चलो भाई साथ में मिलके पानी पूरी का ठेला खोलते हैं, हो सकता है पार्टनरशिप हो ये। यस, ओरल भी हो सकती है। लेकिन आप सोचो कि रिटर्न क्यों होती है और ओरल क्यों नहीं होना चाहिए? सोच, क्या मैं बोल दूं डिसएडवांटेज होते अगर पार्टनरशिप सिर्फ ओरल रही? डिस्प्यूट के टाइम क्या प्रूफ करोगे? अगर सामने वाला मुकर गया, हमने ये बोला था तेरा 60%, मेरा 40%, कल को पूरा नहीं नहीं 50-50 करेंगे, तो क्या करेंगे? नहीं। और क्या हो सकता है डिसएडवांटेज? बताओ बताओ। अपन दोनों ने पार्टनरशिप किया, क्या डिसएडवांटेज होगा मैंने ओरल किया तो? कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। किस रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं? राइट्स और ड्यूटीज को लेकर। यस, क्योंकि जब अपन पार्टनरशिप डीड लिखते हैं ना, तो उसमें बताते हैं ये फॉर्म्स फाइल करने का सब काम किसका, जिम्मेदारी किसकी? इस पार्टनर। ये राइट्स एंड ड्यूटीज इस पार्टनर। है चेक ड्राफ्ट करने की, विड्रू करने की इसकी जिम्मेदारी। पूरा लिखते अपन राइट्स एंड ड्यूटीज, तो अगर वही क्लियर नहीं रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स फिर लीड टू कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। पर सामने वाला आप पे कर सकता है क्या? यस, कर सकता है। हम तुम्हारी ओरल पार्टनरशिप से लेकर थर्ड पार्टी को क्यों अफेक्ट करेंगे? थर्ड पार्टी कर सकता है केस, आप नहीं कर सकते किसी पे केस। समझे? ये अपना पूरा चैप्टर है पार्टनरशिप पर, तो अपन उसमें ऐसे केस लॉज देखेंगे। पार्टनरशिप कुड बी ओरल। ओके, कंपनी के केस में कॉम्प्लिकेटेड रहता है क्योंकि अपनी आरओसी और एमसीए सारे फॉर्म्स फाइल करवाएगा अपन से, सारे एनुअल रिटर्न्स भरवाएगा, एओसी 4 भरवाएगा, एनजीटी 7 भरवाएगा, अलग अलग टाइप के बोलेगा क्वार्टरली ये फाइल करो, हाफ ईयरली ये फाइल करो। क्या लॉ के अंदर बनती है, तो लॉ का कंप्लायंस होना जरूरी है। सारी कंप्लायंस एमसी पे करने पड़ेंगे विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। इसलिए इसका क्या रहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कॉस्ट भी थोड़ा सा है। अच्छा, अगर इसी में एक चीज देखे टेक्सिबिलिटी का, इसका तो टेक्सिबिलिटी रहती है सोल प्रोप्राइटर में। ये पॉइंट देखा था क्या कहीं पर कि सोल प्रोप्राइटर मतलब से एग्जांपल आपके पापा की दुकान है, तो उनकी टेक्सिबिलिटी कैसे बनती है? कंबाइन करके बनती है बिजनेस और उनकी पर्सनल इनकम। जो पापा कमाते हैं वो स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग भरते हैं, तब उनकी पर्सनल इनकम बिजनेस इनकम साथ में भरते हैं। लेकिन जब मैं कंपनी और एलएलपी की बात करूं, तो वो लोग फ्लैट रेट ऑफ क्या भरते हैं? टैक्सेस। ये कल थोड़ा सा बताया था, 3-4 बार बताऊंगी। कंपनी और एलएलपी क्या करते हैं? फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेस भरते हैं। सोल प्रोप्राइटर के केस में टैक्सेबिलिटी कैसी रहती है? पर्सनल इनकम के साथ वो भरता है। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है? रिस्क ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, नो रजिस्ट्रेशन बेनिफिट, प्रॉब्लम इज बैंकिंग एंड वेरी नाइस पलक। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ राइट्स नंदनी। ठीक है, इजीली रिटर्न अग्रीमेंट में प्रूफ भी रहता है और लीगली एग्जिस्टेंस भी रहता है। यस, ओरल में नहीं रहता। नंदनी, अंजलि, वेरी नाइस। ओरल में प्रूफ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ओके मिहिर, बताओ। अच्छा, फिर ये वाला क्वेश्चन भी बता दो। आप ऐसे साइड में थोड़ा सा लिखते चलना प्लीज, मतलब वैसे आगे भी आएगा पर आपको 3-4 बार लिख लोगे ना, हेल्प मिलेगी। सोल प्रोप्राइटर में टैक्सेबिलिटी कैसे रहती है? पर्सनल इनकम के साथ। कंपनी एलएलपी में कैसी रहेगी? फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेस। पार्टनरशिप में रहती है जितना आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उस हिसाब से। क्लियर? ठीक है ना? कुल लिखते जाना है सारी चीजें। जैसे ऐसा लगता है ना वन को इजी है, वो क्या केस लॉज आते हैं आपके पेपर में, तो वो फंसाने की कोशिश करते हैं। नहीं आएगा, अपन 3-4 बार पूछो कि मैम नहीं आया समझ में, एक बार और, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी पूछ लिया बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, वैसे तो मैं रहूंगी अवेलेबल, पर एक रहता है कि हैंड टू हैंड पूछ लो कि मैम एक बार और बता दो इस केस में क्या होता है। चलेगा?
समझ आ रहा है? ओपीसी में भी वैसे देखा जाए तो कंपनी के अकॉर्डिंग लगती है टैक्सेबिलिटी, फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेस। स्लैब्स मतलब होती है जैसे 4 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 12 लाख, ऐसे है, इसको स्लैब रेट्स बोलते हैं। फ्लैट रेट जो आखिरी रेट देके रखा है, से एग्जांपल आखिरी देके रखा है 15 लाख, ठीक है, कि अगर आप 12 से 15 लाख देके रखा है, 15 लाख से ऊपर अब जितना भी कमाओगे सीधा 30% भर देना, कोई 5, 10, 15, 20 कुछ नहीं। अगर 25 लाख कमाओ उसका 30% दे देना, 50 लाख कमाओ 30% दे देना, फ्लैट। लेकिन स्लैब रेट्स में जितनी इनकम उस हिसाब से 5%, 7%, 10%। वो जब आप आखिरी रेट टच कर देते हो ना, यार ये तो अब अमीर है, तो उसके बाद बोलते तू तो सीधा फ्लैट रेट भर, तू कितना भी कमा, ठीक है। ये गवर्नमेंट का ऐसा रूल होता है, चलेगा। कि आप वो समझ लेती है कि आप 30 लाख से ऊपर कमा रहे हो, 50 लाख से ऊपर कमा रहे हो, करोड़ तक जा रहे हो, तो आप सीधा सीधा भरो। करोड़ कमा रहे हो सीधा 30 लाख अंदर, बात खत्म, सीधा 30 लाख, 30%, ऐसा रहता है, समझे? तभी तो इतनी हेरा फेरी होती है, चलेगा। और हेरा फेरी के लिए अपना अलग से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। पैसे की हेरा फेरी करके प्रॉपर्टी लिया तो इस एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी तो लेंगे ही लेंगे हम, साथ में पेनल्टी अलग लेंगे, ठीक है। शायद आपके सेकंड ग्रुप या किसी में सब्जेक्ट है ECIPL या कुछ, हाँ, उसमें आई थिंक आपको हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पैसे की हेरा फेरी और ये सब मिल जाए। मुझे पहले था EBEC ऐसा कुछ था, तो उसमें थे सारे एक्ट्स, बेनामी ट्रांजैक्शन सुना आज तक, ये सारे पैसे की हेरा। कि आप लोगों का रोल कंप्लायंस का है, इसलिए आप लोगों को ये खुरापती दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप सोचो आप उस पोजीशन पे हो जहाँ पे कंपनी चला रहे हो, कंपनी को बोल रहे हो तू ऐसा ऐसा कर, क्लियर है? तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है। दूसरों को पहले बताने से पहले खुद को पता होनी चाहिए, इसलिए हम सारे टाइप के क्या पढ़ते हैं, एक्ट्स, रूल्स, क्लियर है? अच्छा, टैक्स इम्प्लीकेशंस आई थिंक क्लियर है। Geographical mobility. It concerned with deal with local market, a seasonal product perishable. अच्छा बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो आप सीजनल, जैसे एग्जांपल ब्रेड, ब्रेड की शेल्फ लाइफ कम होती है, सबको पता है, खाने वाली ब्रेड 3-4 दिन रहती है, ब्रेड की शेल्फ लाइफ या कुछ ऐसी है, तो आप क्या कंपनी फॉर्म एकदम से सुटेबल रहेगी कि लेवल बाय लेवल कुछ प्रोडक्ट्स बने, उसके बाद आप उसको सेल करो, तब तक तो उसकी शेल्फ लाइफ ही खत्म हो जाएगी। ये सब्जी वाले, फ्रूट वाले, क्या लगता है सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छी है या कंपनी अच्छी है? मतलब डिपेंड करता है कि आपकी एक तो एरिया पर और ऊपर से गुड्स के नेचर पर। एक बार चाहो तो इसको रीड करो कि आपको खुद से समझ में आ रहा है या नहीं। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब ये होता है एरिया वाइज, अगर आपको स्मॉल एरिया में करना है, इधर से उधर मूव करने गुड्स, तो सोल प्रोप्राइटरशिप सही है। ऑल ओवर इंडिया का अगर आपको करना है बड़े स्केल पे तो क्या चाहिए रहेगी, अलग अलग स्टेट्स में खोलना है तो क्या चाहिए रहेगी, मोबिलिटी ज्योग्राफिकली एक्सपांड करनी है तो क्या चाहिए रहेगी, कंपनी, अदरवाइज सोल। चलेगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, किसी और मेंबर को ला सकता है। पार्टनरशिप विथ कंसेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या नॉट लैंड इटसेल्फ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एज ओनर इन हिमसेल्फ एंजॉय द प्रॉफिट। एक ही बंदा है भाई, दूसरे को लाकर सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों तोड़ेंगे। दूसरा पार्टनरशिप, शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द अग्रीड पोर्शन। देखा, देख रहे हो आप, अग्रीड पोर्शन बोला, ये नहीं बोला म्यूचुअल डिसाइडेड। अग्रीड क्यों बोला, हो सकता है 60-40 हो, 30-70 हो सकता है। इफ अ पार्टनर एग्जिट्स द पार्टनरशिप मे डिसाइड टू इंडक्ट अ न्यू पार्टनर, लेकर आना, इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, विद बेनिफिट ऑफ ओनरशिप एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। न्यू पार्टनर को ला सकता है लेकिन विद कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स।
क्लियर है? मतलब न्यू मेंबर आ सकता है, पार्टनरशिप 2 और मोर होते हैं, जरूरी नहीं है 2 ही हो। तीसरे पार्टनर को ला सकते हैं, यस डेफिनेटली ला सकते हैं। क्लियर है? कंपनी के केस में पॉसिबल है, डिपेंड करता है किस टाइप की कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी हुई तो ओनरशिप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? पब्लिक कंपनी हुई तो अपने शेयर्स बेच दो, मैं अनुष्का को बेच सकती हूँ, अपने शेयर बेच सकती हूँ। क्लियर है? मैनेजरियल नीड्स, मैनेजरियल नीड्स मतलब in a small it is catered to local needs only, then a person will be enough to manage a business. Sole proprietorship form of business will be suitable for such business. मतलब वही स्केल वाला, ठीक है? मैनेजरियल नीड्स आप खुद से कर सकते हो सारे काम, तो क्या सुटेबल रहेगी? जो मेजर पॉइंट्स है ना वो अपन ने ऊपर कवर कर लिया, ओनरशिप, रिस्क, कैपिटल कंट्रोल, यही सारे, ठीक है? अगर बिजनेस को आपको ज्यादा एरिया में काटर करना है, मिड साइज पर लेकर जाना है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या बढ़ जाता है ना काम, मैनेजरियल नीड्स बढ़ जाती है। अच्छा, लार्ज स्केल बिजनेस और अपन को चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट, सेल्स के लिए अलग बंदे चाहिए और प्रमोशन के लिए अलग बंदे चाहिए, मार्केटिंग के लिए अलग बंदे चाहिए, तो क्या सुटेबल रहेगी? सीक्रेसी सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरी रहती है। पार्टनरशिप के केस में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को, यू विल बी एबल टू मेंटेन सीक्रेसी कब बताता है? जब दूसरा पार्टनर भी उसको वहां तक रखे। एक तरीके से ये लाइन मुझे थोड़ी गड़बड़ ही लगती है। सीक्रेसी कहाँ तक रहती है? नहीं रहती है, मतलब सिर्फ पार्टनर्स तक, पार्टनर के एक्सटेंड तक लिमिट रहती है, क्योंकि एक काम जो बिजनेस में हो रहा है वो दूसरे पार्टनर को पता होना चाहिए, ठीक है? तो सीक्रेसी पार्टनर्स तक लिमिट एक्सटेंड होती है। अच्छा, कंपनी के केस में अगर देखें तो आज तक सुना है कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये सब ऑनलाइन आती है। अभी देख लिया किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन निकल गया, मैं अगर रिलायंस और इनकी बोर्ड रिपोर्ट निकालना चाहूँ, एनुअल रिपोर्ट, तो क्या निकल सकती है? उसके डायरेक्टर पता चल जाएंगे कौन है, उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया पता चल जाएगा। मैंडेटरी रहता है ना शेयर होल्डर्स को बताना। एग्जाम्पल, आज मैंने रिलायंस में शेयर्स खरीदे, टाटा में शेयर्स खरीदे, तो किस बेसिस पे खरीदूंगे? एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे कि भाई क्या काम है, क्या इनका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, ये सब देखकर। तो कंपनीज में क्या होता है, सीक्रेसी इन सब मामलों में कम रहती है, क्योंकि इनके ये वाले डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाते हैं, पब्लिकली अवेलेबल। क्लियर है? चाहो तो एक बार रीड करके देखो ये वाला पॉइंट। यस, ऑनलाइन मिहिर, विवेक, पलक, नंदिनी, अमन, अंजलि, समझ में आ रहा है? यस विवेक, क्लियर? जा रहा है अंदर थोड़ा बहुत? इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस किस में होती है? पढ़ाने की जरूरत है? यहाँ पर इंडिपेंडेंस नहीं होती, यहाँ पर शेयर पार्टनरशिप में भी नहीं होती भाई, अकेला बंदा थोड़ा ना करता है, दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है फिर? क्लियर है? अच्छा, कंपनी इज अ चॉइस ऑफ बिजनेस फॉर स्टार्टअप। जब भी हम स्टार्टअप लेकर आते हैं तो हमारी एक डीपीआईआईटी का पोर्टल होता है, जिसने भी सीसेट किया है उसको थोड़ा बहुत पता होगा डीपीआईआईटी क्या है। क्यों सुखी, क्या है डीपीआईआईटी? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, पढ़ा है डीपीआईआईटी? इसके बारे में अपना पूरा चैप्टर है कि स्टार्टअप कैसे करते हैं, डीपीआईआईटी पोर्टल क्या है, कैसे रजिस्टर करेंगे, पूरी प्रोसेस है। आपको पोर्टल पर जाके लॉगिन करना, ये करना, वो करना, पूरी प्रोसेस। अब इसमें एक और कंसेप्ट, अब छोटा सा कंसेप्ट भी क्या बोलूं, एमएसएमईज किसको बोला गया है? लिमिट बताइए किसकी? एमएसएमईज की। एमएसएमई क्या होती है? मीडियम एंटरप्राइज। अच्छा, गवर्नमेंट एमएसएमई का अलग से स्कोप क्यों लेकर आई है? एमएसएमईज क्यों बोलते हैं, नॉर्मल कंपनीज क्यों नहीं बोलते हैं, ये बताओ। क्यों बोलते हैं एमएसएमई, अनुशिका? क्योंकि इनको अलग से बेनिफिट मिलता है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको ग्रो करने के लिए
मार्केट में लेकर आने के लिए, इंटरनेशनल रीच के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है, एग्जाम्पशंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो एमएसएमई किसको बोला गया है? माइक्रो अलग, स्मॉल अलग, मीडियम एंटरप्राइजेस अलग। ये लिमिट बताइए, बुक में हो सकता है ये लिमिट देके रखी हो, अब अमेंडेड ये लिमिट्स है, किसमें है? इन करोड़ में। ये ऐसी एमएसएमई जहां पर इन्वेस्टमेंट कितनी है प्लांट एंड मशीनरी में? 2.5 करोड़, ठीक है, वही तक, ठीक है, डज नॉट एक्सीड, मतलब यही तक, तभी तो उसको बोलेंगे छोटी है, ये छोटी एंटिटी है, छोटी एंटरप्राइज है। तो अगर 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? वैसे ही टर्नओवर कितना है तक, नॉट एक्सीडिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट देखते हैं, साथ साथ में क्या देखते हैं? ये तीनों लिमिट्स चाहो तो लिख ले, अभी काम आएगा आपको, और इसका पोर्शन आपको आपके नोट्स में भी जब बुक मिलेंगी, अवेलेबल होगी, मिल जाएगा। ये ऊपर कहाँ देके रखा है? ये रहा, एक बार देख लो फिर मैं वो निकाल देती हूँ। MSMEs 2006, the micro small medium enterprises are classified as below. As per Ministry of MSME, an enterprise shall be classified as MSME. First, a micro enterprises where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 1 crore rupees. अब जाकर कितना हो चुका है? 2.5. And मतलब you have to comply both the conditions. टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, अब कितना हो चुका है? डबल। समझ में आ गया कि कैसे रीड करना है इसको? इसको लिख लो, अमेंडेड है, ये काम किया। और कुछ कॉपी वॉपी एक ही बना लेना मेरी, ठीक है, भले येलो पेजेस की बनाना, किसी भी पेज की बनाना, कोई जरूरत नहीं है अलग अलग पेन्स यूज करने की, सजाने सुजाने की, बस इतना इतना अच्छे से लिख लेना कि खुद को समझ आ जाए एट द एंड। और मैं क्वेश्चंस बहुत करवाऊंगी, ठीक है, प्रैक्टिस, तो मैं जो क्वेश्चंस दूंगी आपको करने हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको एग्जाम्शन या कुछ मिल जाए कि नहीं मैम नहीं किया, ये किया वो किया। शुरू से थोड़ा सा लिंक बनाओगे ना तो आगे जाके बढ़िया लगेगा। तो चैप्टर खत्म है, छोटा सा चैप्टर था, ऐसे चैप्टर्स अब देखने को नहीं मिलेंगे, पहला और आखिरी है, बट बेस बनाना जरूरी है। इजी में पहला और आखिरी दोनों था। राइटिंग पे मत जाना, वैसे मेरी राइटिंग अच्छी है पर यहाँ पर अच्छी नहीं आती है। लिख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, इसलिए पहले एक दो आप लिख कर बताएंगे, फिर मैं बताऊंगी कि क्या हाईलाइट करना है, किस अकॉर्डिंग आपका आंसर फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। आंसर फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्या होता है, सिर्फ लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, 10 मार्क्स तक आपकी सिक्वेंस, मॉडिफिकेशंस और अच्छी राइटिंग, इन सब के मार्क्स मिलते हैं प्रेजेंटेशन के, क्लियर है।
तो वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा मार्क्स बोलते हैं ना फॉर एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग, बस अपने इधर ऐसा चलता है। मुझे 11 मार्क्स भी मिले, 11 मार्क्स, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है। प्रोफेशनल में मिला था, पहले नहीं, प्रोफेशनल 11 मार्क्स एक्स्ट्रा, मतलब सीक्वेंस मेंटेन किया। एक ऐसा था, उन्होंने जब पेपर चेक किया पूरा, मैं अपना पेपर भी दिखाऊंगी आप लोगों को, उन्होंने जब मेरी कॉपीज मैंने मंगवाई थी, उन्होंने मेरी कॉपी मैंने एकदम कम कम मार्क्स दिए। पूरा जो क्वेश्चन लिखा 5 मार्क का, एकदम 2 मार्क, 2.5 मार्क, 3 मार्क पूरी क्वेश्चन के। और मैंने सब में चार्ट बनाया है, चार्ट इन द सेंस जैसे 4 पॉइंट लिखे इन ब्रीफ, मैंने ऐसे ब्लॉक बना के अलग से लिख दिए थे, ठीक है। और सीक्वेंस मेंटेन किया, ए से लास्ट तक चालू किया। तो उन्होंने सोचा होगा कि नहीं बहुत ज़्यादा कट कर दिए, तो आखिर में उन्होंने मार्क्स दिए। 2 बार चेकिंग भी होती है कई बार। फर्स्ट एक बार आपका एग्जामिनर चेकर करता है, ठीक है, इसके बाद दूसरा करता है, तो मार्क्स मॉडिफाइड हो जाता है। आप लोगों को भी चाहिए तो मैं ट्रिक्स बिल्कुल बताऊंगी, मेरी कॉपीज शेयर करूंगी आप लोगों से। शेयर नहीं कर सकती, मतलब यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चंस लिख लो। यस ऑनलाइन मैम माइक्रो एंटरप्राइजेस में 2.5 करोड़ तक ही होनी चाहिए, या उससे लेस, लेस भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है। मैं वो लिमिट है कि यहाँ तक ही होनी चाहिए, तभी वो कहलाएगी, इससे ऊपर नहीं। मोबाइल बेस्ड एंड वेब बेस्ड बिजनेस, in selection of suitable form of a business organization, degree of ओपन बोल देते हैं, अपन सारे चैप्टर्स के बाद ही क्वेश्चंस करेंगे, ताकि लिखने की भी प्रैक्टिस होती जाए। He wants to become an entrepreneur but
ऊपर करूँ क्या? जिसका छूट गया है क्या कुछ? लिख लिया। डरना मत, एक ही दिन में नहीं बोलूंगी कि अभी के अभी सब लिख के दिखाओ। मतलब एक दिन में तो बोल सकती हूँ, अभी नहीं बोलूंगी। ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, पर समझ जाना मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि 5 मार्क में आप कितना लिख सकते हो। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। अच्छा एक आध लिख के बता दो, अभी टाइम भी है, स्टार्टिंग से, शुरू से। यस, मैं जितने भी आज तक अभी तक क्वेश्चंस दूंगी ना, आगे के लिए भी सब 5 मार्क्स का ही समझना, तब अज्यूम कर लेना, डीम्ड कर लेना, ठीक है? 5 मार्क्स यही है, एग्जाम पैटर्न में ही है, स्कैनर से दिया मैंने आपको। अभी मतलब एक आध तो लिखो, क्लास में एक आध लिखो तो मैं एक बार देखूंगी, ठीक है? इसके बाद होमवर्क है, चलेगा? आधा पैराग्राफ में लिखो, मतलब एक आध एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लाइंस पॉइंट्स में लिखो तो भी चलेगा। कोशिश करो, मैं देखूंगी ना, जैसे फर्स्ट इंस्टेंस तो मैं आपको समझाऊंगी कि अब कैसे फ्रेम करना है, ऐसा। जो लोग आज ही आए हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा वो रहूंगी कि ठीक है एक आध दिन ले लो। अभी जो लोग कल भी आते तो कोशिश तो कर ही सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कोई वो लैंग्वेज नहीं चाहिए, टफ लैंग्वेज एकदम एग्जैक्ट वो लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने मन से लिख के देखो, इजी। बाकी फिर ये ऑनलाइन वाले जब आप लोग शायद डाउन करूँ थर्ड क्वेश्चन के लिए। यस, बाकी ऑनलाइन वाले भी जब जुड़ जाएंगे तो ये फोटोज शेयर करेंगे। कुणाल अब मस्ती नहीं चलेगी, एमसीक्यू नहीं है ये। नहीं भी बनेगा ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनको ऐसा लग रहा है ना कि एकदम नहीं आ रहा समझ, वो एक बार बुक खोलो, एक बार रीड करो। बुक, अच्छा बुक सॉरी नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, नहीं वो मेरे को देखी एकदम से बुक। ओके ठीक है, चलो मैं करवा दूंगी फिर कल से, तो कुछ तो करवाते हैं आपके लिए। अच्छा जो आता है वो वाला पहले कर लो, फिर बस ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 2 3, जिनको ऐसा लग रहा है ना कि एकदम नहीं बन रहा, वो जिसको जो पहले आता है इन सब में से वो वाला कर लो, और ऐसा कोई खुरापति जो कोई भी नहीं आता इनमें से, टाइम लगेगा, चलेगा चलेगा, समझेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस, विवेक, मिहिर, पलक, शिवानी, अमन, अंजलि। नकुल हेल्प करेगा।
आज छोड़ दूँ टाइम से अभी? अभी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी बाद तो वैसे भी लगेगा आराम से। ओके यस, अब आ रही है वॉइस शिवानी? ऐसा कुछ हो बिल्कुल बोलो, मेरा ध्यान रहेगा आप लोगों की तरफ। यस विवेक, मैं बोल रही हूँ कि जो भी आता है इनमें से पहले वो करके देखो, अपनी लैंग्वेज में लिखना, कोई वो बात नहीं है कि नहीं भी बन रहा तो, पर एक बार मैं सबके पास आकर तो देखूंगी, ठीक है? खासकर एकदम ढीठ कुछ बच्चे हैं मेरे टारगेटेड, वो इतना है कि समझ जाएगा मैं ही हूँ वो। वैसे देखा जाए तो एकदम ऐसी नजर है तो दोनों आते हो। यस इससे आपको ये पता चलेगा कि क्लास में सोना नहीं है, क्योंकि चैप्टर के बाद ये पकड़ के क्वेश्चंस करवाएंगी, तो क्वेश्चंस तभी आएंगे जब अच्छे से सुनाओ। हर चैप्टर के बाद, इवन अगर ऐसा लगता भी है ना कि मैम इस चैप्टर के बाद पहले क्वेश्चंस करवाओ, तो बिल्कुल बोलो, मेरे को बिल्कुल बोलो। बस अभी पता है जो अभी की भी बैच है ना, दिक्कत क्या है कि वो लोग फोकस हमेशा ये करते हैं कि कोर्स हो जाए पहले, फिर अपना सेल्फ स्टडी करेंगे। पर ये मुझे लगता है जब तक आपको लिखते नहीं आ रहा, एट द एंड एग्जाम में समझ तो आ रहा है पर लिख ही नहीं पा रहे, तो सेंस क्या है, क्या मतलब हुआ? तो हर चैप्टर के बाद एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन आप करोगे, कुछ मैं करवाऊंगी, और टेस्ट होते रहेंगे आपके बीच बीच में, ठीक है? मॉक्स तो आखिरी में होते हैं जब पूरा पूरा पेपर आता है, क्लियर है? बट प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। और अभी पहला दिन है ना, तो अभी लगेगा एक आध दिन अभी टाइम, फिर आराम से करेंगे। ये चैप्टर जो अपन ने पढ़ा ना, कहीं ना कहीं वापस आएगा सेकंड थर्ड चैप्टर में। अच्छा, मैं आप लोगों को हिंट देने के लिए एक बार वैसा आंखों के सामने से निकाल रही हूँ, ठीक है? तो एक बार चाहो तो देख लेना। नहीं निकालू? खुद से लिखोगे? ठीक है, ठीक है, फिर रहने दो, फिर रहने दो, लिख ही नहीं पाए मैम, चलेगा चलेगा चलेगा। अरे ऑनलाइन वालों ने कभी स्क्रीनशॉट ले लिया रहा तो, मैंने अभी स्क्रॉल किया था, है ना? पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है। इसलिए सुखी को हम ऑनलाइन कभी रखेंगे नहीं, सुखी आएगी तो क्लास में ही पढ़ेगी, इसको ऑनलाइन प्रोवाइड ही नहीं करेंगे लेक्चर। ये एलआर वाला यहाँ पे मत चलाना। एक्चुअली एलआर में सुखी का मतलब बहुत ज्यादा अच्छी सुखी एलआर में। मैं सोची यहाँ पर इतनी अच्छी मत बनना। ओके चलो, डेफिनेटली 5 मार्क्स का तो मतलब इस चैप्टर से बनता है। एग्जाम कॉपी में 1.5 पेज, और ऐसा कि अगर आप इधर लिख रहे हो तो 5 मार्क में 5-6 एटलीस्ट 6 पॉइंट, एक एक्स्ट्रा वाला पॉइंट, तो 6 पॉइंट, ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं, उसको डिफाइन करके, मतलब समझे? जैसे आपने सोल लिखा, सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा, तो उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन किया, फिर आपने कंपनी लिखा 2-3 लाइन में एक्सप्लेन किया, फिर आपने पार्टनरशिप लिखा 2-3 लाइन में एक्सप्लेन किया, ठीक? 3-4 ऐसी लाइन लिखी, फिर अपना आखिरी में कंक्लूजन दे देना, जैसे केस पूछा
तो अपना केस बताओगे कि यार मेरे अकॉर्डिंग अंकुर को ये फॉर्म सुटेबल रहेगी क्योंकि इसमें इतना इतना कैपिटल लगेगा और नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस उसका ये है, बात खत्म। ऐसा तो 3 पॉइंट लिखा, फिर एक्सप्लेन किया, ऐसे 5 मार्क्स। बताओ। द डिग्री ऑफ कंट्रोल। चलो बस इतना सा, इतना सा नहीं चलेगा, थोड़ा सा और, ऑब्वियसली इतना सा थोड़ा ना चलेगा, थोड़ा सा और चलेगा। और राइटिंग थोड़ी कोशिश करना सिंपल रखना, मतलब ऐसा रखना कि अपन एकदम वैसा लिख रहे लॉ की लैंग्वेज, जैसे अपन थोड़ा सा सजाना धुजाना जो लिखा है ना, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। सिंपल पी, सिंपल पी फॉर्मल वे होता है इस तरीके का, जैसे फर्स्ट इंस्टेंस लग रहा है बस लिख दिया मजे में। यहाँ पे मैटर करती है चीजें, पता है, छोटी छोटी चीजें जो पेपर बना देती है, ठीक है? और चाहिए इसमें, इतना सा नहीं चलेगा। सही है, 4 पॉइंट तो लिखो, 5 में एटलीस्ट एक आध पॉइंट अभी, मतलब समझो 5 में 5 पॉइंट तो। यस, अब देखो इससे ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट 1 2 3 डालने से बेटर अगर हम पॉइंट नहीं डाल रहे लेकिन पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए बोलते हैं दूसरों से भी हेल्प लेनी चाहिए, किसका क्या पॉजिटिव है। ठीक है, और इसको पता है क्या कर सकते हैं एक और बढ़िया बनाने के लिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन मार्क कर दो। कि सोल प्रोप्राइटर, जैसे अपन ने लिखा कि कंट्रोल के बारे में लिख रहे सोल प्रोप्राइटर, अब इसमें क्या रहता है, सिर्फ इतना लाइनिंग अंडरलाइनिंग, ताकि मैं अगर फर्स्ट इंस्टेंस देखूं तो मुझे दिख जाए कि आपने 3-4 वर्ड्स में क्वेश्चन डिफाइन कर दिया है, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस इतना ही लिखा है। ठीक, चलेगा चलेगा। हैज पास्ड आउट एमबीए फ्रॉम अ क्वेश्चन है वो, ओके। हो सकता है एक पॉइंट अगर और ऐड करोगे तो मतलब सामने वाले को मार्क्स देने के लिए आप वो दो कि भाई तुझे देने पड़ेंगे यहाँ पर मार्क्स, ऐसा लिखा है ना कुल ने? राइटिंग अच्छी, धीरे धीरे हो जाएगी, इतना लिखो, इतना लिखवाऊंगी धीरे धीरे। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी का लिखा है। ठीक है, 4 पॉइंट एटलीस्ट लिखो। यस, आपने भी राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। जैसे एज पर कंपनीज एक्ट तो ईयर भी लिख लो 2013। अच्छा लिखा है आपने भी कि एज पर सोल प्रोप्राइटर एंड ओपीसी एंड पार्टनरशिप इन कंपनी, और कंक्लूजन देखो ये भी अच्छा है। मतलब फ्रेमिंग देख रही हूँ मैं अभी, इन डिटेल नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि 4 दोगे तो इन डिटेल पढ़ूंगी। और कोशिश करो आपका ऐसा सब्जेक्ट है ना, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे अगर मोड लिखा है तो कोशिश करो, ये सोल प्रोप्राइटर है तो अपन ने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। चेकर को पैसे मिलते कॉपी चेकिंग के, प्रैक्टिकल बता रही हूँ, तो वो ना इंपॉर्टेंट देखना चाहता है कि इसको आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। मतलब मैंने भी कॉपीज आप लोगों की जिससे कॉपीज चेक करी पिछले बैच की, तो फॉर इंस्टेंस फर्स्ट क्या लगता है यार, काम काम का मिल जाए, इसको आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा एक एक लाइन एक एक वर्ड नहीं पढ़ सकते, तो अपन अंडरलाइन कर सकते हैं। ब्लैक पेन का अपन यूज अधिकतर एग्जाम में नहीं करते, तो हैबिट भी फिर वैसे डालो। और प्लीज हाईलाइटर लेकर आओ, अलग अलग पेन लेकर आओ, वो सब चलेगा, ठीक है। यस, मतलब 1-2 हाईलाइटर तो रखना 2 कलर के, जो इंपॉर्टेंट वो एक कलर से करना, केस लॉज एक तरीके से करना, ठीक है। और रेड पेन ला सकते हो, ग्रीन पेन ला सकते हो अभी, क्योंकि ना जो इंपॉर्टेंट होती है जो कुछ अलग से अपन एड ऑन लिखते कि यार ये वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो अलग कलर के पेन से अपन ने लिखा। बट समझ में आ रहा है लिखना कैसे थोड़ा बहुत? यस। नहीं शिवानी, मैं कुछ अपन अरेंजमेंट, अभी ग्रुप बनेगा अपना या कुछ, तो उस पर
आप मुझे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज ऐसे स्क्रीन शेयर करना अभी जैसे बच्चे अपने पास है ना बहुत, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आज या कल में मोस्ट प्रोबेबली ना ग्रुप बन जाएगा, उस पर अपन बिल्कुल शेयर करेंगे। बाकी के 4 आप खुद से लिख कर लेकर आएंगे। हाँ, चैट जीपीटी नहीं, मुझे लैंग्वेज पता है चैट जीपीटी की। जिन लोगों का प्रॉब्लम है वो लोग जरूर इंटरप्रेट कर सकते हैं ताकि समझे शुरू शुरू में, अभी कुछ टाइम तक। ठीक है, यस। बाकी थैंक यू।